सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा, तो एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, बीच में छोड़ के मत चले जाना, वरना तो मेरे भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आइए शुरू करते हैं सवालों को। पहला क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो तुम्हारे सामने ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, 10 की जगह पे 10 लिखना है, लेकिन आगे गुणा का चिन्ह है और गुणा और भाग को आपस में बदलना है। तो गुणा की जगह पे भाग लिखेंगे और 5 लिख देंगे। आगे माइनस है, लेकिन प्लस और माइनस को बदलना है, तो माइनस की जगह पे प्लस 13, आगे प्लस है, प्लस की जगह पे माइनस, आगे भाग है, भाग की जगह पे गुणा। तो भाई देखो, 5 में 10 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, प्लस में 13 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। तो मेरे भाई 2 को और 13 को जोड़ेंगे 15, 15 में से 12 घटेगा, 3 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो समीकरण तुम्हारे सामने है, फटाफट मुझे बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस तरीके के कम से भी कम आपसे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई जिनको भी इस तरीके के सवाल नहीं आते ना, मेरे भाई ऐसे सवालों को सीख लो। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पक्के हैं तुम्हारी एग्जाम में आएंगे, कोई नहीं रोकने वाला इनको। तो भाई देखो, 25 की जगह पे 25 लिख देते हैं, आगे तो प्लस है, लेकिन प्लस और माइनस को बदलना है, तो प्लस की जगह पे माइनस का 15 और आगे माइनस है, तो माइनस की जगह पे प्लस का 9 लिख देंगे। आगे भाग है, गुणा और भाग को बदलना है, तो भाग की जगह पे गुणा लिख देंगे और गुणा की जगह पे भाग लिख देंगे। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, 25 में से 15 घटेगा तो 10 बचेगा, प्लस में मेरे भाई 9 हो जाएगा, गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो मेरे भाई 10 की जगह पे 10, 9 दूना हो जाएगा 18, 10 और 18 को जोड़ेंगे 28 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो भाई, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, बेहतरीन सवाल है। ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो भाई ध्यान से देखिए, 14 की जगह पे 14 लिखेंगे। फटाफट बताओ भाई आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे तो डी है, डी का मतलब भाग है, तो भाग लिख देंगे और 2 लगा देंगे। आगे तो ए है, ए का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगाएंगे 10 लिख देंगे। आगे तो बी है, बी का मतलब तो माइनस है, लगा देंगे 3 लिख देंगे। आगे सी है, सी का मतलब गुणा, लगा देंगे 5। अब बताओ मेरे भाई, फटाफट से बता दो। अब तो कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करना है। तो बताइए आंसर क्या होगा। देखो, 2 का भाग 14 में देंगे, 2 7 का 14 हो जाएगा, प्लस में मेरे भाई 10 है और मेरे भाई माइनस का 5 तिया 15 तुम्हारा हो जाएगा। 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में से 15 घटाएंगे, 2 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो सी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई इस तरीके के मैंने आपको अभी मतलब थोड़ी देर में इस
इस तरीके के 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं मेरे भाई, ठीक है, सॉरी 5 नहीं 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो मेरे भाई इन तीनों क्वेश्चनों को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना वो बिल्कुल आसान होते हैं, तो ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। और मतलब ये मान के चल लो कि जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं ना, तो ऐसे सवालों के तो फ्री के नंबर आपको मिलते हैं भाई, ठीक है, फ्री के नंबर मान लो इनको तो आप एक तरीके से। अगला सवाल को देखो भाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों के चारों सब्जेक्टों का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे, फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी PDF के अंदर मिलेंगे। यानी कि मेरे भाई कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस PDF में दूंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर पर आधारित होने वाले हैं। तो मेरे भाई मात्र और मात्र 100 रुपये का PDF है और सिलेक्शन की गारंटी है। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस PDF को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई मैंने आपको बताया कि सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम पर आधारित होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। इस PDF से आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना मेरे भाई, वो बच्चे भी इस PDF को पढ़ने के बाद में काफ़ी अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। तो बेहतरीन लेवल का PDF है, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो मात्र 100 रुपये का PDF है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं से 8वां बताओ कौन सा होगा। मेरे भाई बिल्कुल सिंपल सवाल है। कोई अंग्रेजी वर्णमाला है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है मेरे भाई, A है, B C D E F G H I J K L M N, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पे बोला कि बाएं से 15वां, अब मेरे भाई इधर से अगर मैं जाऊँगा तो मुझे 15वां अक्षर मान लो यहाँ पर मिलेगा, फिर इसका दाएं से 8वां, अब 15वें के भी दाएं से 8वां, तो 15वें से चलूँगा 8वां अक्षर और देखूंगा मैं, तो यहाँ पे मान लो मुझे 8 मिलेगा। तो बताइए ये अक्षर आपका कौन सा होगा। तो आप बोलेंगे कि सर इधर से 15 अक्षर तो ये है और 8 अक्षर तुम्हारे ये हैं, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 नंबर का। तो 23 नंबर पर तो W चाहिए मेरे भाई। तो जिन्होंने C आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। या फिर आप इस तरीके से समझ में नहीं आए तो प्रैक्टिकल करके देख लो, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है मेरे भाई। तो इसने बोला कि बाएं से 15वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। फिर इसके दाएं 8वां, तो इसका दाएं मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर पे क्या आ गया, W आ गया। तो मेरे भाई इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना उस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। आ जाइए ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। देखिए, यदि आप निम्नलिखित शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, इनको अगर तुम इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जमाओ तो बताइए सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर आएगा। अब इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे जमाते हैं मेरे भाई, छोटी क्लासों में आप स्कूल में गए होंगे, फिर आप कॉलेज में भी गए होंगे, तो वहाँ पर तुम्हारी अटेंडेंस बुलती होगी, और उस अटेंडेंस में क्या होता था कि जिसका नाम A से शुरू है उसका रोल नंबर 1 होता था, फिर जिसका नंबर B से शुरू नाम उसका रोल नंबर 2 होता था,
फिर जिसका नाम सी से शुरू है उसका रोल नंबर 3 होता था। मान लो कि तुम्हारी क्लास में 3 बच्चे थे, एक तो भाई अंजू था, एक मेरे भाई आपका बबलू था, ठीक है मेरे भाई बबलू, और एक मेरे भाई आपका चेतन था। 3 बच्चे थे, तो इनकी अटेंडेंस कैसे बोलती थी भाई? अंजू का नाम ए से शुरू होता है तो इसका रोल नंबर 1 होता था, बबलू का नाम बी से शुरू होता है इसका रोल नंबर 2 होता था, चेतन का नाम सी से शुरू होता है तो इसका रोल नंबर 3 होता था। ऐसे ही तो रोल नंबर बोलते थे। मान लो जिसका नाम एस से शुरू है तो उसकी हाजिरी तो लास्ट में बोलती थी। किसी का नाम मान लो योगेंद्र है तो योगेंद्र नाम के बच्चे की अटेंडेंस तो बाद में बोलती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला जाता था। तो बताओ, मैं तुमसे बोलूँ कि ये तुम्हारे सामने 4 बच्चे हैं, अब इनकी अटेंडेंस बोल के बताओ कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरा रोल नंबर किसका, तीसरा किसका और चौथा किसका। अब आप बोलेंगे कि सर इनका जो शुरू का अक्षर है, देखो सब में शुरू में ए है तो शुरू के अक्षर से तो मैं पता ही नहीं लगा पाऊंगा कि किसकी अटेंडेंस पहले बोलेगी किसकी बाद में बोलेगी। अब आगे देखो, आगे इसका अक्षर सी है तो सी तो 3 नंबर पर आएगा, आगे तो बी है ये 2 नंबर पर आएगा, आगे तो सी है ये फिर से 3 नंबर पर, आगे तो बी है ये फिर से 2 नंबर पर। तो सर अभी भी मुझे नहीं पता चल रहा कि रोल नंबर 1 किसका होगा, क्योंकि ये भी 2 नंबर पर ये भी 2 नंबर पर। तो फिर और आगे चलो मेरे भाई इनमें। अब देखो इसमें अगला अक्षर क्या है, ओ आता है 15 नंबर पर, इसमें अगला अक्षर है यू आएगा 21 नंबर पर। तो सीधी सी बात है ये छोटा है तो इसका तो रोल नंबर 1 होगा, यानी ये तो पहले नंबर पर आएगा, इसका रोल नंबर 21 है यानी ये दूसरे नंबर पर आएगा। अब मेरे भाई इन 3 वालों में से देख लो, अब इन 3 वालों में से देखो इसका अगला अक्षर क्या है, सी है ये 3 नंबर पर आता है, इसका अगला अक्षर ए है जो कि 1 नंबर पर आता है। तो सीधी सी बात है ये तो छोटा है यानी इसका रोल नंबर 3 होगा, और ये बड़ा है मेरे भाई तो ये सबसे आएगा लास्ट में। तो अंत में मेरे भाई कौन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो जिन्होंने ए दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। ठीक है, अगले सवाल को देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 90वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर होगा? ये भी भाई बेहतरीन सवाल है। जस्ट अभी मैं आपको इस तरीके का सवाल करवा के आया हूं, देखो ये वाला, ये जो सवाल है सेम उसी सवाल के जैसा ही है। तो जैसे तुमने इस सवाल को उठा के पटक दिया था सेम वैसे ही आप इस सवाल को भी एक बार उठा के पटक दो। तो मेरे भाई यहां से बोला कि बाएं से 9वां, तो बाएं से मैं गया 9वें नंबर पर, इसका दायां 10वां, इसके दाएं से गया मैं कौन से नंबर पर, 10वें नंबर पर। तो कितने हो गए मेरे भाई ये, सर 9 तो ये हो गए और 10 ये हो गए, तो 9 और 10 कितना होता है, टोटल हो गया तुम्हारा 19। अब 19 नंबर पर तो सबको पता है मेरे भाई कि एस आता है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत है। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई। यदि शब्द लेमेंट LAMENT के प्रत्येक अक्षर को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो मेरे भाई तुम्हारे सामने शब्द है LAMENT, LAM, उसके बाद में ENT। यहाँ पे बोला कि इनको अंग्रेजी अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करो मेरे भाई। तो वर्णाक्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, सर सबसे पहले तो ए आता है तो ए आता है तो ए को लिख दो, उसके बाद में तो बी आता है, अब बी तो इसमें कहीं है ही नहीं, सर बी के बाद में सी आता है लेकिन वो भी इसमें कहीं पर नहीं है, सी के बाद में डी आता है लेकिन वो भी कहीं पर नहीं है, तो डी के बाद में तुम्हारा ई आएगा, ई के बाद में FGHIJKL, एल आएगा, फिर एम आएगा, एम के बाद LMNOPQRST। तो अब यहाँ पे बोला कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। तो देखो एल की जगह पे ए आ गया, सर ये तो गलत है, ए की जगह पे ई आ गया ये भी गलत, एम की जगह पे एल ये भी गलत, ई की जगह पे एम ये भी गलत। देख लो एन की जगह पे एन है तो एक तो ये सही है, टी की जगह पे टी आ गया दूसरा ये सही है। तो मेरे भाई कितने सही है तुम्हारे, 2। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले
सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री है, सब्सक्राइब करना भी फ्री है। तो संख्या तुम्हारे सामने है मेरे भाई, संख्या को चेक करो। संख्या क्या है? 8 1 3 9 2 4 7 6 5। प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए, यानी कि इनको आरोही क्रम में जमाना है। आरोही का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा और फिर उससे भी बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा क्या है? इनमें सबसे छोटा तुम्हारा 1 है तो 1 लिख दो, फिर 2 है तो 2 लिख दो, फिर 3 है तो 3 लिख दो, फिर 4 है तो 4 लिख दो, फिर 5 है 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और फिर तुम्हारा 9 लिखेंगे। अब इसने बोला कि कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देख लो यार, 8 की जगह पे 1 आ गया, गलत। 1 की जगह पे 2 आ गया, गलत। 3 की जगह पे 3 है तो ये सही हो गया। 9 की जगह पे 4, गलत। 2 की जगह पे 5, गलत। 4 की जगह पे 6, ये भी गलत। 7 की जगह पे 7 आ गया। 6 की जगह पे 8, ये भी गलत। 5 की जगह पे 9, ये भी गलत। तो मेरे भाई 2 सही है। एक तो 3 की जगह पे 3 आ गया, एक 7 की जगह पे 7 आ गया, 2 सही है मेरे भाई। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय 3:25 है तो वास्तविक समय बताओ आपका कितना होगा। मेरे भाई एक घड़ी है जिसमें 12 घंटे हैं। अब 12 घंटे की घड़ी नॉर्मली सबके घर में होती है। भाई तुम्हारे पास में जो घड़ी है उसमें भी 12 ही घंटे हैं, मेरे पास में जो घड़ी है उसमें भी 12 घंटे हैं। लेकिन मेरे भाई आपने जैसे कि रेलवे स्टेशन पे गए होंगे आप, तो रेलवे स्टेशन पे कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे कि वहाँ पर 1 नहीं बजता, 1 नहीं बजता, वहाँ पर बजते 13। जैसे कि वहाँ पे अगर तुमको ठीक है रात के 8 बजवाने हैं तो रात के 8 नहीं बजेंगे, वहाँ पर क्या बजेंगे? 20 बजेंगे। ठीक है, क्या बजेंगे? 20। क्योंकि वो घड़ी कैसी होती है मेरे भाई? 24 घंटे वाली घड़ी होती है। ठीक है, वहाँ पर 12 के बाद में वापस 1 नहीं बजता, 12 के बाद में वापस तुम्हारा वहाँ पे 13 बजता है, फिर 14 बजेगा, फिर 15 बजेगा। और हमारे यहाँ पर क्या होता है कि 12 के बाद में 1 बजता है, फिर 2 बजता है। तो मेरे भाई 12 घंटे वाली घड़ी है। अब इसमें दर्पण प्रतिबिंब में जो प्रदर्शित समय 3:25 है, तो बताओ रियल टाइम आपका क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का ठीक है सवाल आए तो मेरे भाई 12 बजे में से घटा देना इसको, ठीक है, या फिर 11:60 में से घटा दो इसको। ठीक है, 11:60। अरे 12 बजा लो, 12 बजे बोल दूं या 11:60 बोल दूं, एक ही बात है। तो 3:25 को घटा दो इसमें, 3:25 को घटाएंगे तो 60 में से 25 घटेगा 35 आएगा, 11 में से 3 घटेगा 8 आएगा। तो 8:35। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब वाले सवालों में क्या करना है? 12 में से घटाना होता है। ठीक है, 12 बजा लो, ये 11:60 कर लो, एक ही बात है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करें। रेखा की घड़ी के अनुसार, ठीक है मेरे भाई, रेखा की घड़ी के अनुसार 9:15 बज रहे हैं। अब मेरे भाई 9:15 कब बजते हैं ये बताना जरा मेरे को। तो सर ये हमारे पास में एक घड़ी है, इसमें देखो इधर को होता है 12, इधर को होता है 3, इधर को होता है 6, इधर को होता है 9। अब 9:15 कब बजते हैं? तो 9:15 जब बजते हैं जब मिनट की सुई तो कितने पे होती है? 15:03 पर। ठीक है मेरे भाई, जो मिनट की सुई है वो तो कितने पे होती है? 15 पर। और जो घंटे की सुई है वो लगभग आपके ठीक है फिक्स 9 पे नहीं होती, 9 से थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन फिर भी हम लगभग 9 पे मान लेते हैं। ये इधर को घंटे की सुई होती है। अब यहाँ पे बोला कि घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है। तो मेरे भाई इधर को इसने बोला कि इधर को तुम्हारी पश्चिम दिशा है। अब सर ये तो गड़बड़ हो गई मेरे भाई, सॉरी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल से ठीक है, इधर को तुम्हारी पश्चिम दिशा है। तो इसने बोला कि मिनट की सुई 75 मिनट के बाद किस दिशा में? तो इधर को पश्चिम दिशा है तो फिर इधर को पूर्व दिशा होगी, इधर को पूर्व दिशा होगी। अब बताओ मिनट की सुई
75 मिनट के बाद किस दिशा में होगी। अब 75 मिनट के बाद में क्या होगा मेरे भाई, सर 75 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1 घंटा और 15 मिनट में यहाँ पर लिख सकता हूँ, 1 घंटा और 15 मिनट में यहाँ पे लिख सकता हूँ। यानी जब 1 घंटा होगा तो ये जो मिनट की सुई है घूम के वापिस यहीं आ जाएगी। भाई मिनट की सुई यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट करे और यहीं से चलते 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 वापस यहीं पे आके रुक जाए तो 1 घंटा हो गया। लेकिन सर हमें 1 घंटा और 15 मिनट और चाहिए, तो 15 मिनट मेरे भाई ऐसे यहाँ पे 15 मिनट हो जाएंगी। तो ये दिशा नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ तो दक्षिण दिशा आपकी होती है। तो जिन्होंने दक्षिण आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। रजनी की घड़ी में समय के अनुसार 6:15 बजे हैं, घंटे की सुई दक्षिण की ओर है, तो बताइए मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो रजनी की घड़ी है, ये मान लो ये रजनी की घड़ी है। अब रजनी की घड़ी में इधर को 12 बजेंगे, इधर को 3, इधर को 6 और इधर को 9 होंगे। अब इसने बोला कि रजनी की घड़ी में 6:15 बजे है। अब 6:15 कब बजेंगे, 6:15 बजेंगे जब मेरे भाई घंटे की सुई तो होगी 6 पे, घंटे की सुई तो कहाँ पर होगी मेरे भाई 6 पे, और मिनट की सुई कहाँ पे होगी आपकी 3 पे। मिनट की सुई कहाँ पे होगी 3 पे। भाई 6:15 कब बजते हैं, जब 6:15 होती है, तो घंटे की सुई लगभग 6 पे और मिनट की सुई आपकी 15 पे। तो मेरे भाई इसने बोला कि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, तो घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, तो बिल्कुल सही है यार, नीचे की तरफ तो दक्षिण दिशा ही होती है। तो अगर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट की सुई किधर को होगी, तो सर मिनट की सुई इधर को, तो पूर्व दिशा होती है। तो जिन्होंने पूर्व दिशा आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। 2:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताओ कितना होगा। मेरे भाई 2:30 बजवाने अब आपको, ठीक है, तो 2:30 बजे आपको बताना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताओ आपका क्या होगा। अब कोई बता सकता है मेरे को कि 2:30 कब बजते हैं, तो आप बोलेंगे सर 2:30 हमारे देखो कब बजेंगे, जब मान लो ये तुम्हारी घड़ी है, तो 2:30 कब बजते हैं, जब मेरे भाई देखो यहाँ पर है तुम्हारा 12, यहाँ पर है तुम्हारा 1, यहाँ पर है तुम्हारा 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे बीचों बीच क्या है 6। तो 2:30 कब बजते हैं, सर 2:30 बजते हैं जब मिनट की सुई तो होती है 6 पे, ये है मिनट की सुई, तो मिनट की सुई 6 पे होती है, और जो घंटे की सुई है वो 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में होती है किसकी सुई, घंटे की सुई। अब बताओ इनके बीच में कितने डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। तो फटाफट बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, तुमको पता है कि किन्हीं दो के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। जैसे कि मैं तुमसे बोल लूँ कि बताओ 12 से 1 के बीच में ये जो खाना होता है, ये 5 मिनट का जो खाना होता है, ये कितने डिग्री का होता है, आप बोलेंगे 30 डिग्री का होता है। फिर 1 से 2 के बीच का ये जो खाना है, ये कितने का होता है, सर 30 डिग्री का। यानी कि किन्हीं 2 घंटों के बीच में, यानी ये जो टाइम है ना, ये इनके बीच में आपके 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मेरे भाई 30 का यहाँ बनेगा, 30 का यहाँ बनेगा और 30 का यहाँ बनेगा। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90। लेकिन सर ये तो आधा ही है, तो आधा है तो फिर 15 कर दो, तो 90 और 15 105 होता है, बात खत्म। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कोई फॉर्मूले लगाने बैठेगा। अरे भाई अगर छोटे छोटे सवालों में फॉर्मूले लगाओगे तो फिर कैसे कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे भाई फॉर्मूले वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से ये सवाल आपका हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। आइए अगले क्वेश्चन पर अब आप बढ़ जाइए। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। 8 बजे घड़ी की दोनों ठीक है सुइयों के बीच बने कोण का मान बताओ कितना, ठीक है, ये सुइयों है भाई, ठीक है। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ कितना होगा। अब कोई बताए सर 8 कब बजेंगे, 8 कब बजते हैं जब मेरे भाई देखो यहाँ पर देखो
देखो यहाँ पर तुम्हारा 12 है, यहाँ पर तुम्हारा 6 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 7 हो गया, यहाँ पर तुम्हारा 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। तो मेरे भाई 8 कब बजेंगे? 8 बजते हैं कब? जब मेरे भाई घंटे की सुई तो होती है 8 पे, ठीक है, घंटे की सुई तो 8 पे होती है, और मिनट की सुई कितने पे होती है? मिनट की सुई 12 पे, तभी तो 8 बजेंगे। अब तुमसे बोला कि बताओ कोण, तो मैंने अभी बताया था कि इनके बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120। तो जिन्होंने 120 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह की जगह ले सके। तो मेरे भाई ये जो पूरा का पूरा सीरीज तुम्हारे सामने है, इसमें आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। तो फटाफट बताइए भाई, सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ऐसे ऊपर वाले को देखो मेरे भाई, ये डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, नीचे से तो प्लेन है लेकिन ऊपर से ऐसे घुमावदार, ठीक है, ऊपर से ऐसे गुड़ाई में है। भाई ऐसे देखो लो, ये गुड़ाई में है, ऊपर से ये भी गुड़ाई में है। तो मेरे भाई देखो सारे की सारी जो डिज़ाइन है ऊपर से गुड़ाई में है, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन आएगी वो भी गुड़ाई में ही आएगी। लेकिन सर यहाँ पे तो बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है, डी ऑप्शन को देखो, इसमें बिल्कुल सीधी लाइन है, तो डी ऑप्शन को तो देखते ही गलत मार दो, ठीक है, डी ऑप्शन तो देखते ही क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसमें देखो, इसमें सब में नीचे की तरफ गुड़ाई है, इसमें अगर तुम देखोगे तो सब में नीचे की तरफ गुड़ाई है। लेकिन अगर तुम बी ऑप्शन को देखोगे तो इसमें नीचे की तरफ बिल्कुल प्लेन है। भाई इसमें गुड़ाई है ही नहीं, नीचे की तरफ कहाँ पर है गुड़ाई? हमें तो नहीं दिखाई दे रही, तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। अब जैसे कि तुम ध्यान से देखो, ठीक है, इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो इसमें मेरे भाई, ठीक है, तो ये, ठीक है, इस वाले को देख लो, इस वाले, ठीक है, इस वाले को देखो। अब तुम इसमें देखो मेरे भाई, इस वाले में तो ये किधर को है मेरे भाई? इधर को है। इस वाले में ये किधर को है? इधर को है। फिर इस वाले में किधर को है? इधर को है। तो इस वाले में किधर को होगा? इधर को होगा मेरे भाई, इधर को गुड़ाई बनी, ठीक है, इधर को बनेगी गुड़ाई, तो इधर को गुड़ाई इसी में बन रही है मेरे भाई। इसमें तुम देखोगे तो इसमें तो इधर को गुड़ाई है, इसका मतलब ये भी गलत। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक कर दीजिए, एक बार मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मोबाइल में कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा मेरे भाई, तो उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके मोबाइल में भी कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, और सारे के सारे सवालों का आंसर करो। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, कमेंट सेक्शन में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ बातें मत करो भाई, सवालों का आंसर करो। कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताओ कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, समझाने की जिम्मेदारी मेरी। निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में अगला विकल्प बताओ क्या होगा। अब इस तरीके के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, होते तो खैर आसान ही हैं, लेकिन भाई पढ़ाने तो पड़ेंगे। तो बताइए इस सवाल का आंसर आपका क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर बताएंगे भाई, ठीक है, फटाफट से मुझे बता। देखो भाई, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पर एक चौकोर खाना है, फिर यहाँ पे वापस गोला है, फिर चौकोर खाना है, यानी कि गोला चौकोर, गोला चौकोर, अब फिर से गोला आएगा। अब गोला आएगा तो इसमें तो चौकोर खाना है, तो ये भी गलत, इसमें भी चौकोर खाना है, तो ये भी गलत, यानी बी और सी तो गलत हो गए, ठीक है मेरे भाई। तो बी को और सी, डी को तो हटा दो, ठीक है, बी को और डी को हटा दो। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, अब यहाँ पर तुम देखोगे एक आदमी टाइप का कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस आदमी की जो मुंडी है, इसका जो सिर है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसकी मुंडी किधर को है? सर इधर को है। इसकी मुंडी किधर को है? सर इधर को है। इसकी मुंडी किधर को है? सर इधर को है। तो मेरे भाई चेक करो, देखो कैसे होगा। देखो पहले तो ऊपर की तरफ, फिर देखो ऐसे घूम रहे हम, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ से वापस यहाँ आएंगे, तो यहाँ तो मेरे भाई फिर से वही ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ मुंडी तो इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो।
ऊपर दिए गए चित्रों को किसी एक क्रम के अनुसार लगाया गया है, तो इस क्रम का पालन करने वाला अगला चित्र बताओ कौन सा होगा। तो मेरे भाई सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो सीरीज है ना, इसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये, अब बताओ इसका अगला डायग्राम कौन सा होगा। A B C D इन चारों में से बताइए अगला मेरे भाई आपका कौन सा होगा। तो देखो भाई, नीचे का तो सेम है, देखो इसमें भी तुम्हारे 6 डंडे हैं नीचे, इसमें भी नीचे 6 डंडे हैं, इसमें भी नीचे 6 डंडे और इसमें भी नीचे 6 डंडे। तो नीचे का तो फिक्स है कि 6 डंडे आएंगे, तो सब में 6 डंडे हैं मेरे भाई। ऑप्शनों में भी सब में 6 डंडे हैं। तो इस वाले से नहीं पता पड़ रहा। ऊपर देखो, इस वाले में कितने डंडे हैं, 2 डंडे ऊपर की तरफ। इस वाले में कितने डंडे हैं सर, 4 डंडे हैं। इस वाले में कितने डंडे हैं सर, 6 डंडे हैं। इस वाले में कितने डंडे हैं सर, 2 4 6 8, इसमें 8 डंडे हैं। तो 2 4 6 8, अगले वाले में 10 डंडे होंगे। तो 10 डंडे तो इसी में देख लो, 2 4 6 8 10, तो 10 डंडे तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका 1 में ही है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 दे दिया इसी में 10 डंडे हैं, बाकी तो मेरे भाई किसी में 10 डंडे नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 10 डंडे तो इसमें भी हैं, फिर क्या ये भी आंसर होगा? मेरे भाई ये आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो कंटिन्यू है मेरे भाई इसमें। देखो यहाँ से यहाँ जाऊँगा, देखो ये कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया। तो अब स्टार्टिंग में यहाँ से थोड़ी करूँगा मेरे भाई शुरू से ही तो जाते हैं। देखो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर से शुरू से करो। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, लेकिन इसमें शुरू वाले को तो छोड़ ही दिया। तो स्टार्टिंग तो छोड़ ही दी मेरे भाई, ये तो गलत। भाई कंटिन्यू होना चाहिए ना। यहाँ पर भी तुम देख लो, यहाँ गया था, यहाँ गया था और यहाँ गया था, उसके बाद में यहाँ से स्टार्टिंग की थी, तो इसके बाद में ही तो 2 डंडे आएंगे। यहाँ पे तो मेरे भाई ये तो जगह ही खाली पड़ी हुई है, तो गलत हो गया। इसमें बीच की जगह खाली पड़ी हुई है, ये भी गलत है। इसमें सबका सभी भर दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो राइट आंसर तुम्हारा ए होगा। अगले क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, इसमें आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है मेरे भाई, जैसे तुम करोगे तुरंत ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो देखो कैसे हम इस सवाल करेंगे। जैसे कि देखो इसमें जो ए है वो स्टार्टिंग, ऐसे डब्बा बनाओ एक तुम, ठीक है, ऐसे डब्बा बनाओ, ज़्यादा आसानी बनेगी। देखो इसमें जो ए है वो इस वाले कोने में है, तो इसमें जो ए है फिर वो इस वाले कोने में पहुंच गया। फिर इसमें जो डी है वो इस वाले कोने में है, तो इसमें जो डी है वो इस वाले कोने में पहुंच गया। फिर इसमें जो ई है, इसमें जो ई है वो इस वाले कोने में है, तो अगले में जो ई है वो इस वाले कोने में आएगा ई। अब इसमें तो सी है तो ये तो गलत हो गया, इसमें बी है तो ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो ये दोनों ऑप्शनों को तो पहले क्या मार दो, गलत मार दो। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, जैसे कि तुम देखोगे तो कैसे तुमको समझ में आया। देखो ऐसे, इसमें जो ई है इस कोने में, अगले में ई बीच में चला गया। इसमें जो कोने में बी था वो अगले में बीच में चला गया। इस कोने में जो ए है वो अगले में बीच में चला गया। तो इस कोने में जो डी है अगले में बीच में आएगा, तो बीच में ए आना चाहिए मेरे भाई, सॉरी बीच में ए नहीं, बीच में डी, ठीक है। इस कोने में डी है ना, तो अगले में बीच में डी आना चाहिए, और बीच में डी इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो कर दीजिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब। फटाफट बताओ मेरे भाई कि दी गई आकृति में सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बताओ इसमें टोटल कितनी सरल रेखा है। फटाफट बताओ भाई, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने बच्चे हैं भाई जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो देखिए मेरे भाई कैसे सवाल करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको मेरे भाई सरल रेखा निकालनी है, ठीक है मेरे भाई। इसमें आपको सरल रेखा निकालना। भाई देखो सरल रेखा कैसे, देखो एक सरल रेखा है, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, और ये हो गई मेरे भाई आपकी चौथी। चौथी के बाद में ये हो गई पांचवी, ये हो गई छठी,
ये हो गई 7वीं, ये हो गई 8वीं, 8वीं के बाद में ये हो गई 9वीं, ये हो गई 10वीं, ये हो गई 11वीं, ये हो गई 12वीं। तो जिन्होंने 12 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका। ठीक है मेरे भाई, सीधी रेखा निकालनी है आपको। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ इसमें कितनी सीधी रेखा है, तो आप बोलोगे सर 4 है, एक तो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। फिर मैं तुमसे बोलूँ बताओ अब इसमें कितनी रेखाएं, तो 4 तो चारों तरफ हो गई, ये 5वीं हो गई और ये 6ठी हो गई। तो इस तरीके से मेरे भाई सिंपल आपको सरल रेखा निकालनी है, तो 12 आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों की चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ के अंदर दिया जाएगा, जिससे मेरे भाई आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के एग्ज़ाम में 2 दिन का टाइम भी बचा हुआ है ना, तो वो बच्चा भी मेरे इस पीडीएफ से बेहतरीन तैयारी कर सकता है, बेहतरीन रिवीजन कर सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा, यानी कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे क्वेश्चन मैं आपको इस पीडीएफ में दूंगा, गारंटी है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। इसमें आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, वो भी डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो जिनको चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। इसमें बताओ भाई दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है। तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, काफ़ी लंबा पूरा डायग्राम है। इसमें आपको निकालना है कि टोटल आयत बताओ कितने हैं। तो कैसे हम काउंट करेंगे भाई टोटल आयत। अब देखो मैं तुमसे बोलूं कि मान लो तुम्हारे पास में इस तरीके का कोई डायग्राम है, अब बताओ इसमें कितने आयत हैं। तो आयत काउंट करने का सिंपल सा तरीका है कि इनको गिन लो कितने हैं, 1 2 और 3 है, तो अब इनको जोड़ लो, 3 और 2 5 और 1 6, इसमें टोटल आपके 6 आयत हो जाएंगे। मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ तुम्हारे पास में ये डायग्राम है 1 2 3, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने आयत भाई, देखो 1 2 3 4 खाने हो गए, तो अब इनको गिन लो, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो इसमें टोटल कितने आयत हो जाएंगे, 10 आयत हो जाएंगे। तो इसी तरीके का मेरे भाई काम इसमें है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं एक बार ये जो लाइनें है ना, ये लाइनें, इन लाइनों को मैं थोड़ा भूल जाता हूँ। मैं तुम देखो इस पे फोकस करो, जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना मेरे भाई, जो मैं तुमको बता रहा हूँ तुम सिर्फ इस पे फोकस करो। जो मैं तुमको बता रहा हूँ तुम सिर्फ इस पे फोकस यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। देखो इसमें एक लाइन तो ये खींची हुई है, एक लाइन ये खींची हुई, एक लाइन ये खींची हुई, ठीक है, यही लाइन है। तो भाई देखो ये तुम्हारा 1 खाना है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 4। देखो ये तो तिरछी लाइनें हैं, तिरछी लाइनों से तो कभी आयत बनता नहीं है भाई, आयत में तो सीधी सीधी लाइन होती है। तो मेरे भाई तिरछी लाइनों से आयत बने, तो तिरछी लाइनों को छोड़ देगा। तुम तो ये खाने काउंट कर लेगो, 1 खाना 2 खाना 3 खाना और ये 4 खाना, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है इसमें कितने हो जाएंगे, 10 आयत हो जाएंगे। तो सर ऊपर जैसा ये है वैसा ही तो ये है भाई, ऊपर वाले में अगर 10 हैं तो निचले वाले में भी 10 बनेंगे। तो 10 और 10 कितने हो गए सर, 20 हो गए। तो 20 तो तुम्हारे ये हैं। अब थोड़ी देर रुको तुम, ठीक है मेरे भाई, 20 तो तुमने ये काउंट कर लिए। अब ध्यान से देखो, अब तुम ऐसे करो, अब इस पूरे बड़े को एक साथ में देखो मेरे भाई। अब तुम ऐसे करो, ये जो पूरा बड़ा है ना इसको एक साथ में देखो, इस बीच वाली लाइन को मत देखो, ठीक है, इस बीच वाली लाइन को मत देखो, तुम इसको देखो। देखो इसमें भाई 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा खाना ये रहा, दूसरा ये रहा,
तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ठीक है भाई, बीच के लाइनों को बोलते बड़े भी तो बने भाई, इन देखो इन दोनों को मिलाकर भी तो बनेगा एक, फिर इन दोनों को मिलाकर भी तो बनेगा। तो इस तरीके से देखो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 तुम्हारी हो गई। तो 20 और 10 कितने हो गए? 30। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। अब 30 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है, तो फालतू में मेहनत करके भी क्या कर लोगे। अगले क्वेश्चन को देखो, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस डायग्राम को ध्यान से देखो और बताओ इसमें टोटल आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो आप इस सवाल को कर लोगे मेरे भाई। ध्यान से देखो, देखो मैं अगर बताऊं तुमको, देखो मोटे मोटे त्रिभुज गिन लो पहले तुम। देखो अगर मैं तुमको बताऊं तो एक त्रिभुज ये बनेगा और दूसरा त्रिभुज ये बनेगा, फिर छोटा वाला त्रिभुज तीसरा ये बन गया, चौथा तुम्हारा ये बन गया, फिर पांचवा तुम्हारा ये बन गया, छठा तुम्हारा ये बन गया, सातवां तुम्हारा ये बन गया, आठवां तुम्हारा ये बन गया। तो 8 तो तुम्हारी ये हो गई। 8वें के बाद देखो, जब भी इस तरीके का डायग्राम आता है इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, तो 3 इसमें बनेंगे, तो 8 और 3 11। ठीक है, सेम नीचे भी इसी तरीके का है, तो 3 इसमें बनेंगे, तो 8 और 3 11, 11 और 3 का कितना हो गया मेरे भाई? आपका 14 हो गया। तो 14 त्रिभुज तो तुम्हारे ये हो गई। ठीक है, अब 14 को साइड में रख दो। अब ध्यान से देखो, सर ये जो डायग्राम है ये भी तो कुछ इसी तरीके का है भाई। जब भी मैंने तुमको बताया था इस तरीके का डायग्राम आता है, इसमें 3 भाई इस तरीके का डायग्राम है, 3 त्रिभुज होते हैं, तो सर ये ऐसा ही तो है, इसका मतलब 3 इस वाले में भी हो जाएंगे। फिर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो डायग्राम तुमको दिखाई दे रहा है ये भी तो कुछ इस तरीके का ही है। बिल्कुल सर यार, ये भी इसी तरीके का है, मतलब 3 फिर इसमें भी बनेंगे मेरे भाई। फिर अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो डायग्राम है ये छोटा वाला, ये भी तो इसी डिजाइन में है भाई, ये भी तो इसी डिजाइन में है, मतलब 3 इसमें भी बनेंगे मेरे भाई। तो 3 इसमें भी बनेंगे, तो कितने हो गए मेरे भाई? 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 3 कितना हो गया? 23। तो 23 तो तुम्हारे ये बन गए। अब 23 के अलावा भी कुछ बन रहे हैं तो बिल्कुल बन रहे। देखो एक इन दोनों को मिलाकर बना दो। ठीक है मेरे भाई, ऐसे करो, एक जो है इन दोनों को मिलाकर बनाओ मेरे भाई। ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, ये तिरछा वाला, फिर एक इसी तरीके से इनको भी मिला के बनेगा, तो 2 बन गई। 2 के बाद में अगर तुम देखोगे तो छोटे वाले भी कुछ इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, छोटे वाले भी इस तरीके से बने। देखो एक इस तरीके, इसको बना दो मेरे भाई। ठीक है, इस वाले को, और एक तुम्हारा इस वाले को बना दो, तो 4 तुम्हारे ये भी बन गई। तो 23 और 4 कितना होता है? 27। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो 27 त्रिभुज तुम्हारे इस क्वेश्चन में है। बाकी मेरे भाई आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो मेरे भाई और आराम से इसको गिनना। ठीक है, अब देखो मैं अगर तुमको इस तरीके के 50 क्वेश्चन भी करवा दूं ना मेरे भाई, मैं तुमको इस तरीके के 50 क्वेश्चन भी करवा दूं, तो भाई एग्जामिनर का पता थोड़ी है, वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन। भाई जैसे मान लो कि मैंने तुमको इस तरीके सवाल करवा दिए और एग्जाम में जाके एग्जामिनर ने क्या किया कि बीच की इस लाइन को हटा दिया, इस लाइन को हटा दिया। अब बताओ कितने त्रिभुज होंगे? तो मेरे भाई वो एग्जामिनर है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है भाई, वो डायलॉग यानी वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। उसी तरीके से मेरे भाई वो भी एग्जामिनर है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे सवालों में तुम जितना खुद का माइंड लगाओगे ना उतना ही ज़्यादा बेस्ट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा बेस्ट है। तो आप ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर बैठ के आराम से गिनना, आपको पता लगेगा कि 27 त्रिभुज कैसे कैसे हैं। अगले सवाल को देखो, नीचे दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखा है? इसमें आपको सीधी लाइन चाहिए मेरे भाई, सीधी लाइन। तो ध्यान से देखो, एक सीधी लाइन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी, पांचवी और छठी। भाई इस तरीके का डायग्राम है तो षटभुज है तो 6 लाइन तो यही हो जाएंगी। 6 के बाद में देखो, एक ये हो गई 7वीं, एक ये हो गई 8वीं, ये हो गई 9वीं और ये हो गई 10वीं। तो जिन्होंने 10 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगले क्वेश्चन को चेक करो, विषम का चयन कीजिए। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है भाई, इनमें से 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग की पहचान आपको करनी है। तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो शुरू के अक्षर आर वी यानी कि 4 जोड़ा है, 4 4 4। तो ऐसे करो, लास्ट के अक्षरों को देखो भाई तुम, लास्ट का अक्षर है वी और क्यू। ठीक है, लास्ट का जो अक्षर है वी क्यू, वी आएगा 22 पर, क्यू आएगा 17 पर, क्यू एल, क्यू आएगा 17 पर, एल आएगा 12 पर,
ओ जे, ओ आएगा 15 पर, जे आएगा 10 पर, एस एम, एस आएगा 19 पर, एम आएगा 13 पर। 22 में से 5 कम करेंगे 17 आएगा, 17 में से 5 कम करेंगे 12 आएगा, 15 में से 5 कम करेंगे 10 आएगा, 19 में से 6 कम करेंगे तो 13 आएगा। तो सब में से 5 5 घटाया, इसमें से 6 घटाया, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, अगला क्या होगा, विषम का चयन कीजिए। ये भी सेम उसी तरीके का है। इसमें भी आपको यही बताना है कि 3 ऑप्शन तो एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग की पहचान आपको करनी है। तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो वही लास्ट वाले अक्षरों को देख लो तुम ऐसे को, ठीक है। के और एफ, के आएगा 11 पर, एफ आएगा 6 पर। क्यू और एल, क्यू आएगा 17 पर, एल आएगा 12 पर। सी और वाई, सी आएगा 3 पर, वाई आएगा 25 पर। वाई और टी, वाई आएगा 25 पर, टी आएगा 20 पर। तो 11 में से 5 कम करेंगे 6 आएगा, 17 में से 5 कम करेंगे 12 आएगा, 3 में से कितना कम करूं कि 25 आ जाए, तो 4 कम करने पे आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें से 4 कम करेंगे तो आ जाएगा, और 25 में से 5 कम करेंगे तो 20 आ जाएगा। सब में से 5 5 कम किया, इसमें से 4 कम किया, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, ये भी सेम उसी तरीके का सवाल है। इसमें भी आपको बताना है कि विषम का चयन करें। तो बताइए भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो कैसे सवाल को करेंगे। अब देखो, शुरू के अक्षरों को देखता हूं तो ठीक है 13, ठीक है, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2, ठीक है। लास्ट के अक्षरों को इसमें देखो एस और क्यू, एस 19 पर आएगा, क्यू 17 पर आएगा। एन और एल, एन 14 पर आएगा, एल 12 पर आएगा। आर और पी, आर 18 पर आएगा, पी 16 पर आएगा। पी और के, पी 16 पर आएगा, के 11 पर आएगा। तो मेरे भाई देखो, 19 में से 2 कम करेंगे 17, 14 में से 2 कम करेंगे 12, 18 में से 2 कम करेंगे 16, और 16 में से 5 कम करेंगे 11। तो मेरे भाई सब में से 2 2 घटाया, इसमें से 5 घटाया, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो डी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता है। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा। विजातीय को चुनिए। मेरे भाई तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना कि अलग कौन सा है, ठीक है। अब जिन बच्चों को जीके की नॉलेज होगी ना भाई, जीके की, वही बच्चे इन सवालों को कर पाएंगे। जिनको जीके की नॉलेज नहीं है ना, वो नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। तो बेहतरीन सवाल है, बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। गरबा, झूमर, भंगड़ा और ठीक है कलारिया टू, कलारी पया टू, ठीक है। तो भाई देखिए, तुमको पता है कि गरबा एक लोक नृत्य है भाई, गरबा तो लोक नृत्य है भाई गुजरात का। झूमर भी लोक, ठीक है, पाई का झूमर, ठीक है, ये आपके उड़ीसा के लोक नृत्य है। सर भंगड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है। लेकिन मेरे भाई कलारी पियाटू, सर ये आपकी एक युद्ध कला है, ठीक है मेरे भाई, ये क्या है, एक युद्ध कला, ठीक है। ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन भाई जो कलारिया पट्टू है ना, ये आपकी युद्ध कला है, ठीक है। जैसे कि लाठी आपकी एक युद्ध कला है, ठीक है, उसी तरीके से ये भी आपकी एक युद्ध कला है। अगले क्वेश्चन को चेक करो। सही शब्द युग्म चुने। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, अब 3 तो गलत है, एक सही है, उस सही की पहचान आपको करनी है। जैसे कि यहाँ पे बोला कि अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है क्या। तो बताओ मेरे भाई, अब ये फिर से वही बात आ गई कि जिनको जीके की नॉलेज होगी वही बच्चा इस सवाल को कर पाएगा, जिसको जीके की नॉलेज नहीं है वो मेरे भाई इसको नहीं कर पाएगा। तो बताइए, क्या अभिनव बिंद्रा का जो संबंध है वो निशानेबाजी से है क्या। साइना नेहवाल का संबंध बॉक्सिंग से है क्या। मैरी कॉम का संबंध कुश्ती से है क्या। और मिताली राज का संबंध आपके बैडमिंटन से है क्या। तो बताइए मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा।
कितने बच्चे हैं मेरे भाई जो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो आप बोलेंगे कि सर जो अभिनव बिंद्रा है ना उनका संबंध निशानेबाजी से है। बिल्कुल सर, ये बात आपकी बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, जो अभिनव बिंद्रा है उसका संबंध मेरे भाई आपके किससे है? तो आप बोलेंगे सर निशानेबाजी से है। ठीक है, बाकी साइना नेहवाल बॉक्सिंग से नहीं है, मैरी कॉम कुश्ती से, तो मैरी कॉम कुश्ती से नहीं है, मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से है। मिताली राज तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो ये गलत है, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल को देखो भाई, सही विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगा। मेरे भाई इस सवाल में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ABCD में से। तो फटाफट बताइए इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो इसमें देखो ये ऐसे खड़े हुए हैं, यानी कि मेरे भाई ऊपर का और नीचे का रंगा हुआ है, इसमें भी ऊपर का और नीचे का रंगा हुआ है। तो इसमें साइड के रंगे हुए हैं, तो ऐसे करो इसमें भी साइड वाले रंग दो, तो साइड वाले तो इसी में रंगे हुए हैं। ठीक है, या फिर आप इसको देख लो मेरे भाई, देखो एक रंगा हुआ एक खाली, एक रंगा हुआ एक खाली, यहाँ पर भी तुम देख लो एक रंगा हुआ एक खाली, एक रंगा हुआ एक खाली, इसमें भी देख लो एक रंगा हुआ एक खाली, एक रंगा हुआ एक खाली। तो ऐसा मेरे भाई इसी में है, देख लो एक खाली एक रंगा हुआ एक खाली एक रंगा हुआ। तो जिन्होंने डी दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। सही पैटर्न का चयन करें जो दी गई आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगा। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। फटाफट बता दो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, तो देखो कैसे हम इस सवाल को करेंगे, फटाफट बता दी। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर ये इस तरीके का एक वर्ग बना हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पे तुम्हें इस लाइन को ऐसे वर्ग बना के पूरा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इस गोले को ऐसे पूरा करना पड़ेगा। तो मेरे भाई वर्ग और गोला, सर इसमें वर्ग नहीं है और ना गोला है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें ना वर्ग है ना गोला है, ये भी गलत हो गया। सर इसमें वर्ग भी है और गोला भी है, इसमें भी वर्ग है और गोला है, लेकिन सर फर्क है। फर्क ये है कि इसमें ये लाइन है, पता नहीं क्यों भाई। इसमें देखो वर्ग में ये लाइन है, ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन इनमें तो कहीं पर भी नहीं है भाई ये वाली लाइन, फिर इसमें ये लाइन क्यों है, मतलब ये भी गलत है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रतिबिंब के जल प्रतिबिंब का चयन करो। तो मेरे भाई मान लो कि इसके नीचे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, अब बताओ इसका पानी में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो मेरे भाई पानी में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जैसे कि तुम यहाँ पे सीधे खड़े हुए हो, ठीक है, तुम यहाँ पे सीधे खड़े हुए हो, तो यहाँ पर अगर नीचे पानी है तो पानी में तुम्हारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यहाँ पे तुम्हारा सर ऊपर है टांग नीचे है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टांग तो ऊपर हो जाएंगी और सर नीचे हो जाएगा। भाई पानी में तो ऐसा ही बनेगा कि भाई टांग तो ऊपर हो जाएंगी और सर नीचे हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा ढूंढो किस में है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आर सीधा बना हुआ है, तो यहाँ पर भी तो आर सीधा बना हुआ है, तो गलत हो गया। इसमें भी आर सीधा बना, बिल्कुल। अब यहाँ पर मेरे भाई देखो लास्ट में आर है, तो लास्ट में आर ही बनेगा, इसके तो लास्ट में सी है, तो ये गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका से, भाई देखो यहाँ पे आर का मुंह ऐसे खुला हुआ है, तो ये खुला हुआ मुंह ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ इसी में है, तो कैसे भी कर लो आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगले सवाल को देखो भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रतिबिंब के दर्पण प्रतिबिंब को पहचानो। तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई साइड में, ठीक है, अब की बार जो मिरर है वो साइड में बना हुआ है। अगर मान लो इसका जल प्रतिबिंब पूछता, दर्पण यानी कि यहाँ पे लगा होता, तो अब ये उल्टा हो जाता। जैसे अब ये दिल ऐसे बना हुआ है, तो अब दिल कैसे बनता मेरे भाई, ये दिल जो है इस तरीके से दिल बन जाता और ये जो है ये ऊपर की तरफ चला जाता। लेकिन सर इस बार जो दर्पण है वो साइड में लगा हुआ है, अब बताओ कैसे बने। देखो इसमें ये जो रंगा हुआ हिस्सा ये इधर की तरफ है, सर इसमें देखो सब में देखो, इसमें इसका रंगा देखो ऐसे देख लो, इसमें जो रंगा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ है, तो भाई जब दर्पण में देखोगे तो नीचे की तरफ ही होगा। इसमें पता नहीं ऊपर क्यों चला गया, इसमें पता नहीं ऊपर क्यों चला गया, तो ये दोनों तो गलत है। फिर मेरे भाई ध्यान देखो, इसमें ये जो बिंदी है वो इधर की साइड है, इसमें भी ये बिंदी इधर की साइड ही है।
अगर मेरे भाई दर्पण में देखना ही है, अगर देखो इसमें ये बिंदी इधर की साइड है, अगर तुमको भी इधर की साइड बनाना ही है तो फिर दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ मेरे भाई? तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर तुम्हारा ए हो गया। या फिर आप इसको इससे पहचानो मेरे भाई, देखो इसमें जो है रंगा हुआ हिस्सा इधर को है और बिंदी इधर को है, लेकिन इसमें क्या हुआ, रंगा भी इधर को और बिंदी भी इधर को, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले क्वेश्चन को देखो भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए प्रतिबिंब के दर्पण प्रतिबिंब को पहचानो। इसका मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब बताना है और दर्पण इस बार साइड में ही लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है मेरे भाई। देखो इसमें ये जो रंगा हुआ हिस्सा है ये इधर की तरफ है, सर इसमें भी इधर की तरफ ही है। अगर इधर की तरफ बनाना ही है तो दर्पण में देखने का फायदा क्या हुआ? तो ये तो गलत हो गया। सर इसकी देखो एक टांग रंगी हुई है और एक टांग खाली है, इसके लेकिन दोनों ही टांगे रंग दी, तो ये भी गलत हो गया। इसमें पता नहीं टांग ऊपर क्यों चली गई, तो ये भी गलत है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगले सवाल को देखो भाई, जॉन अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें नंबर पर और नीचे से 16वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बेहतरीन सवाल है, ये भी ज़बरदस्त सवाल है। और ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है जो कि मैंने आपको खूब बताया है मेरे भाई, कि ऐसे सवालों करने का तरीका क्या है, ऊपर वालों को जोड़ दो और नीचे वालों को जोड़ दो और एक उसमें से घटा दो। तो ऊपर से कितने हैं 24, नीचे से कितने हैं 16, दोनों को जोड़ो एक घटा दो, तो 24 और 16 40 होता है। 40 में से एक घटाएंगे 39 हो गया, बात खत्म। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। मैं आप सभी से बोल रहा हूँ फिर से कि वीडियो पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आपका नहीं लगता। अगले क्वेश्चन को देखिए, शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर, नीचे से 46वें स्थान पर, उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो फिर से वही बात मेरे भाई कि ऊपर वालों को जोड़ दो और नीचे वालों को जोड़ दो और एक उसमें से घटा दो। तो ऊपर वाले कितने हैं 19, नीचे वाले कितने हैं 46, दोनों को जोड़ेंगे एक घटा देंगे। 19 और 46 कितना होता है मेरे भाई? 55 65 होता है। 65 में से एक घटाएंगे 64 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो अब आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सभी 47 लोग उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, ये एक सीधी लाइन है, इसमें टोटल कितने आदमी हैं मेरे भाई? 47 आदमी हैं जो ऊपर की ओर मुँह करके खड़े हैं। सीमा दाएं छोर से 22वें स्थान पर है, तो यहाँ से मेरे भाई सीमा आई, यहाँ से सीमा आई कौन से नंबर पर? 22वें नंबर पर। जबकि बिन्नी बाएं से 31वें नंबर पर है, यहाँ से बिन्नी आई कौन से नंबर पर? 31वें नंबर पर। ठीक है, यहाँ पे बिन्नी आई 31वें नंबर पर। तो सीमा और बिन्नी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो सर ऐसे अगर हम इस सवाल को करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई इधर वाले कितने बच्चे हैं 31, इधर वाले बच्चे कितने 22, तो 31 और 22 सर ये तो तुम्हारे कितने हो गए? 53 हो गए। जबकि बच्चे तो 47 ही हैं, तो 53 कहाँ से लाऊं मैं जब बच्चे 47 हैं? तो मेरे भाई ठीक है, जब बच्चे ही अगर 47 हैं तो मैं 53 कहाँ से लाऊं मेरे भाई? तो सर इस तरीके से तो ये सवाल नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे, तो भाई देखो इधर से मेरे भाई देखो सीमा बाएं छोर से 22वें स्थान पर है, तो टोटल बच्चे तुम्हारे पास में कितने थे? 47। अब 47 में से 22 बच्चे तो ये वाले हो गए, तो फिर ये कितने बच्चे मेरे भाई? मुझे ये बताना ज़रा। तो सर 47 में से 22 बच्चे अगर हमने ये ले लिए तो ये तुम्हारे कितने बच्चे बचेंगे? 25 बच्चे बचेंगे। तो ये तुम्हारे कितने हो गए? 25 हो गए। तो जो बिन्नी है बाएं छोर से 31वें स्थान पर है, तो 25 बच्चे तो ये 26वां ये 27वां ये 28वां ये 29वां ये 30वां ये और 31वां ये। ठीक है मेरे भाई, ये 31 हो गए मेरे भाई। 31 में 25 26 27 28 29 30 और 31, तो हो गए 31वें नंबर पर बिन्नी। तो अब यहाँ से बोला कि दोनों के बीच में बताओ कितने हैं? तो 1 2 3 4,
4 बच्चे हैं। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो बी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। बाकी अगर आप इसमें ट्रिक लगाना चाहते हैं तो वो ट्रिक भी लगा दीजिए, आपका ये सवाल भी वैसे भी हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो अगर आप इसमें ट्रिक लगाना चाहते हैं तो वो ट्रिक लगा दो। इधर से कितने बच्चे थे? 22 बच्चे। इधर से कितने बच्चे? 31 बच्चे। तो 22 को और 31 को जोड़ेंगे, आंसर आएगा 53। लेकिन बच्चे तो 47 है, तो मेरे भाई इसमें से 47 घटाएंगे तो आंसर आएगा कितना? 6। अब 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे में से एक तो ये सीमा है और एक मेरे भाई आपके बिन्नी है, तो सीमा और बिन्नी को घटा दो, 2 बच्चे घटाएंगे, 4 आंसर तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, ट्रिक लगाना चाहते तो ट्रिक भी लगा दो, कैसे भी करो मेरे भाई, सवाल का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सारे में से इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब 6 बच्चे में एक तो बिन्नी है और एक सीमा है, तो बिन्नी और सीमा को घटा दो, 4 बच्चे बच जाएंगे। अगले सवाल को देखो, 7 बक्से हैं मेरे भाई, पी क्यू आर एस एक्स वाई और जेड एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। केवल P को X के ऊपर रखा गया, X और S के बीच में केवल 2 बक्से रखे गए हैं, केवल R को Z से नीचे रखा गया है, Y को S के ठीक ऊपर रखा गया नहीं रखा गया, कौन सा बॉक्स ऊपर से चौथे स्थान पे रखा गया है? तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आजकल की एग्जामों में जो बक्से वाले सवाल है ना मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा का मतलब काफ़ी ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो 7 बक्से हैं मेरे भाई, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तुमसे बोला कि P को X के ऊपर रखा गया, तो X के ऊपर किसको रखा गया है? P को। फिर बोला X और S के बीच में 2 बक्से हैं, तो S को यहाँ बैठाओ, तभी तो X और S के बीच में 2 बक्से बैठेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर तुमसे बोला कि केवल R को Z से नीचे रखा गया, तो Z से नीचे केवल और केवल R है। फिर तुमसे बोला Y को S के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो S के ठीक ऊपर Y नहीं है, तो ऐसे करो Y को एक छोड़ के बैठा दो। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गए Q, इस Q को यहाँ बैठाओ। तुमसे बोला कौन सा बॉक्स ऊपर से चौथे स्थान पर है, तो ऊपर से चौथे स्थान पे देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर पर कौन है? Q। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए भाई अगला सवाल आपका क्या होगा। फिर से वही 7 बक्से वाला सवाल है, तो बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अब इस सवाल का आंसर क्या हो, ठीक है, 7 बक्से हैं, तो वही बात है भाई, ये पहला बक्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, 7 बक्से हो गए। तुमसे बोला कि आई के ऊपर केवल F को रखा गया, तो भाई पिछले सवाल के जैसा ही सवाल है मेरे भाई। तो बताइए आई के ऊपर केवल F है, तो आई के ऊपर केवल और केवल F को हमने यहाँ पे बैठा दिया है। फिर तुमसे बोला I और E के बीच में केवल X रखा गया, तो I और E को यहाँ बैठा दो, I और E के बीच में केवल और केवल तुम्हारा X बैठेगा। फिर बोला G के नीचे केवल H को रखा गया, G के नीचे केवल और केवल H को रखा गया, तो सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गया D, इस D को यहाँ बैठाओ। तो तुमसे सवाल में बोला कि D और F के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो ये तुम्हारा D है, ये तुम्हारा F है, दोनों के बीच में 3 बक्से हैं। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। तो ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया है। आइए मेरे भाई आजकल की एग्ज़ामों में इस तरीके के सवाल भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। तो आपसे बोला गया मेरे भाई, आपसे बोला कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक और संख्या, यानी कि ऐसे प्रतीक चिन्ह तुमको ढूंढने हैं जिनके पहले एक संख्या होती है और जिनके बाद में भी एक संख्या होती है। तो मेरे भाई जैसे इसको देख लो, 6 एंड और 8 को देखो मेरे भाई, 6 को देख लो, एंड को देख लो और 8 प्रतीक चिन्ह है, इसके पहले भी संख्या इसके बाद में संख्या। इस डॉलर वाले को भी देख लो, इसके भी पहले संख्या इसके बाद में संख्या। तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका, एक तो डॉलर, डॉलर के पहले 8 है बाद में 7 है। एक तुम्हारा ये भी हो जाएगा, देखो 7 एंड 3, तो 7 हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई
उसके बाद में तो ठीक है एक ये हो जाए, देखो ये सवाल देख लो, 5 है उसके बीच में ओम है, उसके बाद में 9 है, तो प्रतीक चिन्ह उसके पहले ही संख्या उसके बाद में भी संख्या। और तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देगा। एक तो देखो ये तुम्हारा 6 एंड 8 हो गया, एक $8 7 हो गया, 7 एंड 3 हो गया, और उसके बाद में आपका 5 ओम 9 हो गया। तो मेरे भाई 1 2 3 4 ही दिखाई दे रहे हैं भाई मुझे तो। किसी को अगर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो वो भी कमेंट कर सकता है, बाकी मुझे तो इसमें 4 ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा एक ये और रह गया मेरे भाई, ठीक है यार, अभी तो देखो 4 से भी ज़्यादा है, ठीक है नीचे भी तो भाई ये वाली भी तो रह गई, ठीक है नीचे भी तो रह गया ये। इसका आगे देखो मेरे भाई, देखो अब जैसे यहाँ पर है देखो 9 हैज 1, तो ये भी तो है मेरे भाई 9 हैज और 1, भाई प्रतीक चिन्ह है, इसके पहले भी संख्या इसके बाद में भी संख्या, देखिए हो गया। फिर ये 1 स्टार 7, एक भी है स्टार भी है और 7 भी है, तो 1 स्टार 7 हो गया, तो ये भी सही है मेरे भाई। तो कितने देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए मेरे भाई, ठीक है। मैं नीचे वालों को बोल गया, तो भाई नीचे भी तो है इसमें, ये भी तो है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 6 उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। अगले सवाल को देखो भाई, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ऐसी कितनी संख्या है जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक चिन्ह और ठीक बाद में भी एक प्रतीक चिन्ह, यानी कि ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिनके पहले एक प्रतीक चिन्ह हो और जिनके बाद में भी एक प्रतीक चिन्ह हो, यानी कि एक संख्या उसके दोनों साइड 2 प्रतीक चिन्ह। तो मेरे भाई ऐसा कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। जैसे एक तो आप इसको देख लो मेरे भाई, ठीक है एक तो आप इसको देख लो, 6 को देख दो, इस वाले 6 को देखो, 6 के पहले भी प्रतीक चिन्ह और 6 के बाद में भी प्रतीक चिन्ह, तो एक तो तुम्हारा ये हो गया। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई संख्या जिसके पहले भी प्रतीक हो जिसके बाद में, जैसे ये संख्या है इसके पहले तो है लेकिन बाद में नहीं है। अब जैसे ये 3 है इसके बाद में है लेकिन पहले नहीं है। अब ये 4 है इसके पहले है लेकिन बाद में नहीं है। ये 9 है इसके बाद में है लेकिन पहले नहीं है। तो ऐसा तो मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। अगले सवाल को देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में क्लोज योर विंडो को इस तरीके से लिखा जाता है, डोर और विंडो को इस तरीके से लिखा जाता है, दी गई भाषा में विंडो का कूट बताओ क्या होगा। तो बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। तो विंडो इसमें भी है और विंडो इसमें भी है, तो ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे मेरे भाई एम बी इसमें भी है, एम बी इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। एक निश्चित कूट भाषा में फियर को इस तरीके से लिखा गया, डैम को इस तरीके के रूप में कूटबद्ध किया गया, उस भाषा में बताओ ई का कोड क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो ऐसा कुछ ढूंढ लो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे मेरे भाई कि एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत है। इसको देख लो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में दिस इज लेथल इसको इस तरीके से लिखा गया, सी इज हैप्पी को इस तरीके से लिखा गया। उस दी गई भाषा में बताए इज को किस से कूटबद्ध किया जाए, ठीक है। इज का कोड चाहिए मेरे भाई आपको, इज का, तो इज इसमें भी है और इज इसमें भी है, तो ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों में हो। तो आप बोलेंगे आर ई इसमें भी है और आर ई इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। तो भाई ठीक है, उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब काफ़ी टाइम हो चुका है, आप लोग ऐसे तो मेरे भाई समझोगे ही नहीं। मैं काफ़ी बार आपको बोल चुका हूं कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन आप लोगों ने भाई कसम खा रखी है कि ना तो वीडियो को लाइक करेंगे और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ अब मैं अगले सवाल पे तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो फटाफट से मेरे भाई ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब के बटन के ऊपर एक बार ओके कर दीजिए मेरे भाई। 1 सेकंड का टाइम लगता है भाई, 1 सेकंड लगती है लाइक करने में और 1 सेकंड लगती है सब्सक्राइब करने में। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।